नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। मैं पी आर ढाका। आज अपन बात करेंगे NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और धातु और अधातु। आपके पास NCERT है तो वो ज़रूर देखना। पिछली बार NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। अगले आप 10 मिनट आराम से सुनना, क्योंकि इस टॉपिक को अपन इसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारे के सारे अपन इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। देखो, शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए अपन। पहला है कि ऐसी धातुओं का उदाहरण दीजिए जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन है दोस्तों, इनको तो आपको करके जाना ही है। ठीक है, थर्ड ग्रेड के लिए क्लास है तो पूरा वीडियो देखना। पहला है, कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में जो धातु रहती है वो मरकरी रहती है, जिसको Hg से लिखते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहती है Hg मरकरी। ठीक है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऐसी धातुओं के नाम बताओ। ठीक है, जो चाकू से काट सकते हैं। अपने लैब में टेस्ट करा होगा सोडियम, जिसको आप चाकू से काट सकते हो। जब इसको सोडियम को आप पानी में डालते हो तो आपको पता है क्या लग जाती है, आग लग जाती है। ठीक है, सोडियम को चाकू से काट सकते हो आप, पहला। दूसरा, आप लिथियम को चाकू से काट सकते हो। तीसरा, पोटेशियम, इसको आप क्या है, चाकू से काट सकते हो। ठीक है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी होती है दोस्तों, बताना आपको। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक सिल्वर, Ag मतलब चांदी, और आपके कॉपर। ये दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद ऊष्मा की जो कुचालक होती है, देखो ऊष्मा की जो कुचालक होती है वो एक तो हो गया पीबी को बोलते हैं दोस्तों लेड। ठीक है, और आपके Hg क्या हो गया, मरकरी। ये ऊष्मा की क्या है, कुचालक धातु होती है। तो ये क्वेश्चन कथन निष्कर्षण में कैसे भी क्वेश्चन है, इसको बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार पैटर्न चेंज हुआ है इसको कथन दे सकते हैं और इसका कारण दे सकते हैं। इस प्रकार अगर आपको ये पता है तो कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, 2 NCERT का क्वेश्चन है कि आघात, वर्धेय और तन्य धातु का क्या अर्थ होता है, क्योंकि यहाँ से धातु में क्वेश्चन, कथन निष्कर्षण में क्वेश्चन देते हैं। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बना दिया जाता है। ठीक है, जो उसका जो गुणधर्म होता है वो आघात वर्धेयता होता है। ठीक है, मतलब कि ये धातु है, इसको पीट कर आप एकदम पतली चादर बना दी यूँ प्रकार। ठीक है, जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धेयता है, ये कथन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से एग्जाम में आपको मिल सकता है, क्योंकि NCERT की डायरेक्ट लाइन है ये। कोई बनाए हुए एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और साथ में इसी टॉपिक के जितना अपन डीप जा सकते हैं वो इसी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। मतलब ये धातु है, ठीक है, इतना सा तार है, इसको अपन अगर खींचते हैं मतलब इतना बड़ा तार हो गया, मतलब ये क्या हो गया, तन्यता। ठीक है, तो सोना सबसे अधिक तन्य होता है। सोना में बोले तो Au, इसका ये मात्रक भी पूछते हैं। सोना अधिक तन्यता होता है और सोना आपके आघात वर्धेयता पीटने पर आपके चादर बन जाती है। फिर अपन बात करते हैं पेज नंबर, देखो आप देख सकते हो पेज नंबर 51 NCERT। मतलब एक एक पेज से क्वेश्चन आपको NCERT से मिलेंगे। आप चाहे आपके पास क्लास 10th की बुक है तो आप खोल लो वहीं से। ठीक है, ये सारे वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, कथन निष्कर्षण में क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आया हुआ ये। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम मैंने अभी बताया था कि आग पकड़ लेंगे, इसीलिए ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, रिएक्टिव है बहुत ज़्यादा, और इनको अपन देखा था कि चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, साथ में लिथियम भी था। इसमें वायु के साथ अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। ठंडे जल के साथ भी उष्मा सेपी अभिक्रिया वो करते हैं, मतलब उष्मा निकलती है। इसमें उत्सर्जी H और गैस प्रज्वलित हो जाती है, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए इसको क्या है, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो पूछा जाता है केरोसिन के तेल में किसको डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम, ध्यान रखना। उसके बाद आपके प्रश्न नंबर 2 देखो कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए कि भाप के साथ आयरन होता है Fe, तो Fe का मतलब
आपके Ap का सिंबल हो गया, भाप होती है H2 तो वैसे वाटर होता है, अगर इसको गैस फॉर्म में लेंगे तो यही भाप बन गई, तो बनता है आपके Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसी के साथ जल के साथ कैल्शियम और आपके पोटेशियम की अभिक्रिया, ये कैल्शियम जल लिक्विड फॉर्म में आ गया यहाँ पे, तो CaOH2। ठीक है, और यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाएगी। एक देखते हैं CaO। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और एक होता है CaOH2, मतलब बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, बुझा हुआ चूना। ये चीज़ें भी ध्यान रखना। वही वैसे ही पोटेशियम के साथ जल की रिएक्शन KOH और यहाँ से उष्मा निकलती है। ठीक है, जब भी आपको पता है कि हीट निकलती है वो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा सेपी। ठीक है, ये चीज़ विशेष कर ध्यान रखना भाई। उसके बाद ये NCERT के क्वेश्चन है, बना नहीं रखे तो इनको ऐसे के ऐसे ही पढ़ना है आपको। ABCD 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है। मतलब कि ABCD के 4 धातु के नमूने को लेकर एक एक करके विलयन में डाला जाता है। प्राप्त परिणाम को निम्न सारणीबद्ध कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने धातु है ABCD। ठीक है, ये 4 विलयन है आपके, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट FeCu, जिंक सल्फेट ZnSO4, सिल्वर चांदी Ag, नाइट्रेट AgNO3। अब चारों को आपको बताना है एक एक चीज़ के बारे में। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको जो धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है ना, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आगे काम आएगा ये, जैसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपके सोडियम, उसके बाद कैल्शियम। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद करना, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, और उसके बाद ये अगर मैं आपको बताऊं कि Fe ज़्यादा होता है, उसके बाद Cu होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, FeCu। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप हल करोगे, आपके सामने दे रखा है, इस सारणी में ABCD के संबंध में बताना है। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है जो विस्थापित करते हैं, मतलब जो किसी को विस्थापन करेगी, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, विस्थापन करेगी जो। अब देखो FeCu, जिंक और सिल्वर है, तो इनमें से अपन बात करूँ, जिंक में तो विस्थापन वाला है ही नहीं। यहाँ Fe मैंने कहा ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, यहाँ विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो सबसे अभिक्रियाशील धातु हो जाएगी आपके B, विस्थापित आयरन वाली। दूसरे में आपके हो जाएगी, मैं बात करूँ चांदी। देखो दूसरा देखो कि पहला तो हो गया विस्थापित वाली B, क्योंकि आयरन ज़्यादा होता है। फिर मैं बात करूँ कॉपर और आपके Ag तो आपको पता है सबसे कम क्रियाशील है। ठीक है, इतनी नहीं है, पर इससे ज़्यादा क्या हो जाएगी कॉपर, है ना। तो इसका 2 नंबर जो क्रियाशील आ जाएगी वो आ जाएगा B वाली धातु। ठीक है, 3 नंबर अपन बात करें तब इनमें से बात करें, क्योंकि D में तो कोई विस्थापित तो है ही नहीं, फिर C आ जाएगा, फिर आपके D आ जाएगा। ठीक है, तो B धातु B को कॉपर अपन सेकंड सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो धातु B को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो एक प्रकार से क्या होगा, B वाला देखो यहाँ रंग ही उठ गया। इसका एक एक चीज़ देख लेते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हमने B बताया, क्योंकि इनमें से जो विस्थापित अभिक्रिया वाली है वो आयरन वाली थी। कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाएगा। ठीक है, और ये जो भूरे रंग का कॉपर हो जाएगा। अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम सबसे पहले B हो गया, Fe वाला हुआ था, उसके बाद कॉपर हुआ था। ठीक है, उसके बाद चांदी हुई थी, और लास्ट में जो विस्थापित नहीं हुआ था वो D था। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं।
पर आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, 3 भाग होते हैं। सबसे कम क्रियाशील में अपन बात करूँ कॉपर, चांदी, मरकरी और सोना। सोना सबसे कम होता है, ध्यान रखना, सोना सबसे कम क्रियाशील होता है। कॉपर, चांदी, मरकरी और सोना, ये क्रम आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्रम पूछ ही लेते हैं एग्जाम में। और जो स्टार्टिंग वाला क्रम बताया था मैंने, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, Fe, Pb और हाइड्रोजन। बस इतना सही क्रम है, इसके बाद ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, तनु HCl। अभिक्रियाशील धातु को तनु HCl अम्ल डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? आयरन के साथ, आयरन मतलब Fe के साथ सॉलिड है, H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। आयरन के साथ H2SO4 एक्वस की अपन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से FeSO4 फेरस सल्फेट और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। फेरस सल्फेट ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है FeSO4 फेरस सल्फेट का। जब अभिक्रिया धातु को तनु HCl में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ HCl आपके तनु, तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। सीधा सा कथन निष्कर्षण में क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं अपन 5। जिंक की आयरन सेकंड सल्फेट से विलयन जो Zn है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने कहा ये क्रम आपको याद होना चाहिए। मैंने कहा था कि जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है Fe से, बताया था ना। उसके बाद मैंने बताया था Pb होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो Fe को यहाँ से भगा देगा, Fe काले भूरे रंग का इधर आ जाएगा और ZnSO4 रंगीन, ठीक है। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इसका हरा रंग धीरे धीरे, ये हरा रंग है FeSO4 हरा कलर का होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है और विलयन रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है, रंगीन जिंक सल्फेट। और काले भूरे रंग का आयरन धातु विस्थापित हो जाती है, काले भूरे रंग का Fe, क्योंकि Zn Fe से अधिक क्रियाशील है। अब इसको आप रट ही लेना, ठीक है। जिंक ज़्यादा है लोहे से, फिर Pb, फिर H, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। FeSO4 का रंग कैसा? हरा। ZnO आने के बाद रंगहीन, FeSO4 बाहर निकलता है काला भूरे के साथ। ये NCERT के लाइन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर एकदम पेज तक इस में आपको मिलेंगे कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन उठा हुआ है, ठीक है। अब देखो, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ और इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में N2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है? एक एक चीज़ अपन देखते हैं। देखो, सोडियम का इन्होंने बताया था, सोडियम Na, ठीक है। Na कितना होता है? 11 और एटॉमिक मास 23। Na 11 लिखोगे तो 1s2 2 है, ये डायरेक्ट इसका जो चलेगा लास्ट वाला 281, ठीक है। तो इसमें एक है एक्स्ट्रा है तो ऐसी इसकी संरचना बन जाएगी। ऑक्सीजन 8 16, ठीक है। तो इसका जो 2 और 6, तो 6 इसके जो अपन यूँ इसको डायग्राम दर्शा देंगे। मैग्नीशियम इसी प्रकार से, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया 2 ऐसे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो हो ही गया अपना, ठीक है। अब Na को और ऐसे आप दर्शाते हो O को, क्योंकि यहाँ पे O होता है, Na+1 होता है, इसको दर्शाओगे तो इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओगे तो Na2O, ये वाला इधर चला जाएगा, ये एक है तो यहाँ पे एक ही हो, कोई मतलब नहीं है, तो Na2O। उसी प्रकार मैग्नीशियम और आपके ऑक्सीजन Mg+2 होता है और ऑक्सीजन भी +2 होता है। अगर इसको ऐसे लिखोगे Mg2O2 तो इसका शुद्ध रूप होता है वो MgO होता है। ये भी PYQ पूछा हुआ है भाई। अगला देखो,
आयनिक यौगिकों का जो गलनांक उच्च क्यों होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या हायर क्यों होता है? देखो, आयनिक यौगिकों का जो मेल्टिंग पॉइंट उच्च इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयनों के बीच में मजबूत क्या होता है? अंतर आकर्षण बल। लिख लेना इसको, अंतर आकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है भाई। अगला आपको बताना है कि इन पदों पेज टू पेज चल रहे हैं बनाना। इन पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, एस्क, गेंगे तो क्या होते हैं? ये आपको सबको पता है कि जो खनिज होते हैं, जो धातुओं के तत्व, यौगिक, भूगर्भीय पट्टी प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। जो मृदा, रेत, चूने के साथ पत्थर मिले उसको खनिज कहते हैं। एस क्या होता है? खनिज से धातु को कम खर्च पर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, उसको एस कहते हैं। और गेंगे परंतु इससे खनिज एस में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियाँ होती है, इन्हें आपको गेंगे बोलते हैं। दो धातुओं के नाम बताइए। डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है सोना AU, और आपके प्लेटिनम, ये मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली आपकी क्या है भाई? धातुएं हैं, सोना और प्लेटिनम। अच्छे क्वेश्चन है, कथन निष्कर्षण में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड से प्राप्त किस रासायनिक प्रक्रम के उपयोग किया जाता है? देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिडक्शन। रिडक्शन को बोलते हैं हिंदी में अपचयन। प्रक्रम का उपयोग किया जाता है जो कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि ये निम्न अभिक्रिया वाले धातुओं को उनके यौगिकों में विस्थापित कर देती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, एल्यूमिनियम Mn से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अभिक्रियाशीलता किसकी ज़्यादा है? एल्यूमिनियम की। तो Mn को भगा देंगे, Mn इधर आ गया और Al2O3। ठीक है, और यहाँ से हीट निकल गई। ठीक है, तो ये प्रकार के रिडक्शन आपकी रिएक्शन है, तो ध्यान रखना। उसके बाद अपन देखते हैं पेज नंबर 61। पेज नंबर 61 में जिंक, मैग्नीशियम व कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुक्रम के साथ गर्म किया जाता है। अब एक एक चीज़ देखना यहाँ से क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। देखो, सबसे पहले धातु है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। देखो, अगर जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ गर्म करोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। मैग्नीशियम के साथ बिल्कुल किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी? तो जिंक के साथ तो नहीं होगा। मैग्नीशियम, देखो मैंने बताया था, याद करो, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये याद कर लेना। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। ठीक है, तो ये देखो मैग्नीशियम ज़्यादा आपके रिएक्टिव है, तो Zn को यहाँ से भगा देगा एकदम। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, तो बिल्कुल। और अगर जिंक ऑक्साइड के साथ कॉपर लाऊं मैं, कॉपर लाऊं तो कॉपर तो वैसे ही बेचारा पीछे पड़ा हुआ है, मतलब बहुत पीछे है। Zn के नीचे देखो Fe, Pb, हाइड्रोजन और कॉपर तो यहाँ है, तो कॉपर में क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फिर है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो खुद रिएक्टिव है, जिंक से कुछ नहीं फर्क पड़े, मैग्नीशियम से भी कुछ नहीं फर्क पड़े, कॉपर से, क्योंकि इन आगे जो आगे रहेगा तो वो तो आगे ही रहेगा, इनसे कुछ फर्क ही नहीं पड़े चाहे कोई भी आ जाए। फिर है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड तो बेचारा, मैं बात करूँ नीचे, अब देखो कॉपर ऑक्साइड के विलयन में जिंक डालोगे, ठीक है, तो जिंक तो आपको पता है, देखो जिंक ये रहा, कॉपर ये रहा, जिंक तो ऊपर है, बिल्कुल कॉपर को भगा देगा। मैग्नीशियम डालोगे तो मैग्नीशियम तो खुद ही कॉपर को भगा देगा, और कॉपर में कॉपर तो क्या ही जाएगा, ठीक है, उसी में मिल जाएगा वो। ऐसे क्वेश्चन जो आपको अभिक्रियाशीलता धातुओं का जो क्रम है वहाँ से आपको क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये दे भी रखा है, कारण क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातु ही कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है, ज़्यादा वाला ही कर सकता है।
कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? देखते हैं इसको। सक्रिय श्रेणी में नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातु मैंने बताया था आपको, कॉपर, चांदी, मरकरी को पारा भी बोलते हैं, और आपके Au गोल्ड, सबसे लास्ट में था गोल्ड। तो इधर जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे क्रम क्रियाशील में सबसे कम सोना, उसके ऊपर जो चांदी, और आपके प्लेटिनम वायुमंडल गैसों से अभिक्रिया नहीं करती, इसीलिए ये संक्षारित नहीं होती। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, संक्षारित कौन कौन सी धातुएं हैं? चांदी, सोना और प्लेटिनम। मिश्र धातु है जो आपके दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, दो या दो से अधिक, एक धातु या एक ए धातु। देखो इसको ध्यान से देखना, दो या दो से अधिक धातुएं वो भी हो सकती है मिश्र धातु। एक धातु एक ए धातु के समांगी विलयन को भी मिश्र धातु बोलते हैं भाई, ये कथन भी ध्यान रखना। एक धातु और एक ए धातु के समांगी मिश्रण को भी मिश्र धातु बोलते हैं। अब देखो कांसा होता है कि कॉपर प्लस टिन, एसएन को क्या बोलते हैं भाई? टिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांसा। कभी कहते हैं ना कांस्य पदक मिला, तो उसमें कॉपर होता है और टिन होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस्पात होता है वो कार्बन प्लस Fe होता है। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हल है वो भी आप देख लो। देखो कौन सा युगल विस्थापित अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है जो उसको विस्थापित कर देगा? देखो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। यहाँ आपको देख रहे हो चांदी मैंने बताया था लास्ट में आती है, कॉपर, चांदी, Hg और Au गोल्ड। तो कॉपर तो आपको पता है रिएक्टिव ज़्यादा है, चांदी से तो रिएक्टिव है, तो कॉपर रिएक्टिव है। अगर आप Ag के सॉल्यूशन में कॉपर डालोगे तो भगा देगा एज चांदी को यहाँ से ना, तो अब विस्थापित कर देगा ना ये AgNO3 विलयन कॉपर धातु, ठीक है। आराम से ये चीज़ें आप कर सकते हो। और मैं बताऊँ Na की विलयन में कॉपर डालोगे तो मजाल है, कॉपर कुछ कर दे, क्योंकि वो टॉप पे बैठा है, पोटेशियम के पास में है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, यहाँ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। मैग्नीशियम टॉप पे बैठा है, हिम्मत है क्या इसको कुछ हाथ लगा दे, कोई एल्यूमिनियम आ जाए तो कुछ नहीं होगा। APO सिल्क, चांदी तो बेचारे भी थे वैसे ही लास्ट में, तो सारे ऑप्शन काट के भी कर सकते हो आप, पर ये क्रम आप लिख लो। वापस 3 बार लिखा दिया मैंने इसमें, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक के बाद में Fe। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, NCERT के ये पीछे वाले पेज नंबर के साथ भी क्वेश्चन कर लिए, और जो पीछे क्वेश्चन दे रखा है वो भी आप देख लो। अगला है लोहे के जो फ्राइंग पैन, ठीक है, को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि प्रयुक्त है? लोहे के जो फ्राइंग पैन है, आपको पता है लोहे की कोई भी फ्राइंग पैन चीज़ों को बचाते हैं उसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक उसमें क्या है, आपके जंग वगैरह से बचाने के लिए जिंक की वैसे भी परत चढ़ाते हैं, तो ये तो वैसे भी आपके पढ़ा भी होगा आपने। अगला है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और ये यौगिक जल में विलय है। ये तत्व क्या हो सकते हैं, ये आपको बताना है भाई। तो ये तो आपने पढ़ा होगा ना, वो चूने का पानी Ca, जो कैल्शियम होता है वो ऑक्सीजन के अभिक्रिया करके CaO जो जल में विलीन भी होता है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम होता है जो धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, जो जल में विलय भी होता है भाई, कैल्शियम हो जाएगा। उसके सामने आपके खाद्य पदार्थ को डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। इसमें लोहे वाली में तो जिंक का लेप होता है, पर जो खाद्य पदार्थ होता है ना डब्बे, उनमें जिंक की बजाय जो SN टिन का लेप होता है। क्यों भाई?
क्योंकि टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील है। बिल्कुल, क्योंकि जिंक तो ऊपर ही आ जाता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद जिंक के नीचे आता है क्या, एसन वगैरह, जो सबसे लास्ट में आता है। वैसे बाकी है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार आदि स्विच दिया जाए, यदि इनका उपयोग धातु और अधातुओं के नमूने के बीच में आपको विभेद कैसे कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। धातु हथौड़े को आप धातु की पतली चादर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि ए धातु को भंगूर होते छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। विद्युत परिपथ में सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी और स्विच का उपयोग करके निम्न परिपथ बनाया जा सकता है। ये इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। परीक्षण वगैरह देख लेना, ये आपने इसको समझा रखा है यहाँ पे। फिर आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताओ, और ये PYQ बना हुआ है 3rd ग्रेड में भाई। इसीलिए कहते हैं ना कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर आप एनसीईआरटी वाली चीज़ें पढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। देखो, ऐसे धातु ऑक्साइड को जल और क्षारक दोनों, आपके अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। और ये उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, लवण और जो जल बनाते हैं। एक तो हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और एक हो गया जिंक ऑक्साइड ZnO। इसको मैंने कहा ऐसे ज़्यादा अच्छे से लिखते हैं, Zn+2 और O+2, ठीक है। जो इनका लिखने का शुद्ध रूप होता है वो ZnO होता है। तो ये उभयधर्मी है ZnO और आपके Al2O3। अगला है कि दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। दो धातुएं ऐसा नहीं कर सकती। कैल्शियम और आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम को धातु तनु अम्ल से हाइड्रोजन को भी ये आपके विस्थापित कर देगी, जबकि जो कॉपर और Ag चांदी हाइड्रोजन के साथ विस्थापित नहीं कर पाएगी, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएगी, आपको रीजन पता होना चाहिए। जो हाइड्रोजन मैंने बताया था अधिक रिएक्टिव है, कॉपर, चांदी, मरकरी, सोना, इनसे Au। यहाँ देख रहे हो हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है, कॉपर से भी नहीं कर पाएगी, चांदी भी नहीं कर पाएगी, कॉपर, चांदी, Hg, मरकरी भी नहीं कर पाएगी, ये सोना भी नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को विस्थापित, तो ठीक है। पर हाइड्रोजन को भी विस्थापित इससे ऊपर वाले सारे कर देंगे। देखो, जैसे जिंक Fe, Pb के बाद में हाइड्रोजन आता है, इससे ऊपर वाले सारे कर देंगे, वो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर ये वाला क्रम आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। किसी धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करणों में आप एनोड और कैथोड एवं विद्युत अपघटनीय किसे बनाएंगे। जो अशुद्ध धातु है M को एनोड पे ले जाएंगे। देखो, ये परिपथ है, मान लेते हैं यहाँ पे एनोड है और यहाँ पे क्या आपका कैथोड है। जो अशुद्ध धातु है उसको ना एनोड ऐसा कुछ करके याद रख लेना। शुद्ध धातु M है तो उसको कैथोड शुद्ध ही होता है, ऐसे याद रख लेना। विद्युत अपघटे M धातु के अम्लीकृत लवण विलयन, ठीक है। देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो ऐसे आपको आने चाहिए ना, ये कि जो प्रत्युत सल्फर चूर्ण को एक स्पैचुला चम्मच में लेकर उसको गर्म कर रहे हो, जैसे ये आपने आग लगा दी ऐसे, ठीक है। ऊपर आप उल्टी परख नली रख दी के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उत्सर्जित गैस एक यहाँ पे आप चम्मच ला के गर्म कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपने सल्फर डाल रखा है, ऐसी आपके सामने सिचुएशन है। तो गैस की क्रिया क्या होगी, सूखे लिटमस पत्र पर क्या होगा, तो सूखे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई लिटमस का जो रंग, जो आपके बात करते हैं नीला रंग होता है, वो क्या है, लाल हो जाएगा। और ऊपर क्रिया में संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ये देख लो, इस प्रकार से चीज़ें हो रही है, ठीक है। ये नीचे आग लगी हुई है, यहाँ सल्फर पाउडर वाला स्पैचुला है, ऊपर परख नली उल्टी रखी हुई है। सबसे पहले सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई लिटमस पत्र का प्रभाव यहाँ पे क्या होगा, जो क्योंकि H2SO4 देखो यहाँ पे क्या होगा, जो नीले रंग को क्या है आपके
लाल कर देगा, ठीक है। अनिल, नीले को लाल। फिर आपकी जो रिएक्शन है सल्फर के साथ ऑक्सीजन में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के हाइड्रोजन के साथ क्रिया H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। लोहे पर जंग को बचाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये संलेपन, ठीक है, जिसमें इस विधि में लोहे और इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ये आ गया, ठीक है। पेंटिंग द्वारा भी कर सकते हो, जो पेंट वगैरह करते हैं ना। अगला है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ए धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर ए धातु कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश ए धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ए धातुएं क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। और कुछ ए धातुएं उदासीन भी रह जाती है। जैसे अम्लीय ऑक्साइड की बात करें SO2 CO2 NO2, उदासीन में H2 और CO। तो ध्यान रखना ए धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई। कारण बताना है आपको डायरेक्ट। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण के लिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु, आर्द्रता और अम्ल में जल्द क्या है, संक्षारित नहीं होती। अपन देखा था तीन थी आपके, सोना चांदी प्लेटिनम, संक्षारित नहीं होती, इसीलिए धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है और धातु का सर्वोत्तम इसमें आघात वर्तनीयता होती है, ठीक है। एक देखा था तन्यता बड़ी हो जाती है, आघात वर्तनीयता, पीटते रहो इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, आग पकड़ लेते हैं, पढ़ा था। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन वाले बनाने में किया जाता है। देखो सी एल्यूमिनियम बर्तन, देखो क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, Al2O3। और एल्यूमिनियम आपको पता है क्रियाशील है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। Al2O3 की परत बनाती है जो एल्यूमिनियम की सतहों को संक्षारित को बचाता है, Al2O3, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ को खराब नहीं होने देता। एक प्रकार से Al2O3 एक परत बना लेता है जो खराब नहीं होती। अगला देखो आपके सामने है लास्ट, निष्कर्षों के प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, D। देखो क्योंकि किसी धातु के सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना, अधिक ऑक्साइडों से उसको प्राप्त करना अधिक आसान है, इसीलिए निष्कर्ष है कि कार्बोनेट व सल्फाइड एस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। ये सारे NCERT के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एक दो और बचे हैं। आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने के लिए क्यों प्रभावी है? क्योंकि तांबे के ऊपर आर्द्र वायु कॉपर तथा CO2 के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हरी सी परत बन जाती है जो क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। इसीलिए इसको नींबू और इमली का रस डाला जाता है, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसमें मौजूद अम्ल क्षारक को उदासीन कर देता है और बर्तन साफ हो जाते हैं। जैसे कॉपर कार्बोनेट परत बन गई, इसमें से आपके सिट्रिक अम्ल नींबू वाला डाल दिया तो कॉपर साइट्रेट बन गया। रासायनिक गुणधर्म देखो मैंने बताया था, ए धातु जो आपके अपन ने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले देखो धातुएं क्षारकीय प्रकृति की होती है, ठीक है, धातुएं होती है क्षारीय प्रवृत्ति की। अब देखो ए धातुएं अम्लीय हो गया या उदासीन, दोनों देखा था। ए धातु अम्लीय प्रकृति या उदासीन ऑक्साइड बनाती है और धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातु तनु HCl H2SO4 से अभिक्रिया करके H2S गैस देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को ये विस्थापित कर देते हैं। ए धातु तनु HCl व H2SO4 से अभिक्रिया नहीं करते क्योंकि ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। धातुएं आपके अपचायिक होती है, क्या होती है? अपचायिक होती है। ए धातु आपकी उपचायिक होती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर पॉजिटिव आयन देती है, जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा पॉजिटिव आयन देती है, और ए धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाती है,
ठीक है। धातु तो होती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागकर पॉजिटिव, और ये धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाती है। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, और ये धातुएं जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, अतः हाइड्रोजन को विस्थापित भी नहीं करती। सभी धातुएं हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्राइड नहीं बनाती। सभी ये धातुएं H2 के संयोग से हाइड्राइड OH बनाती है भाई। और ठीक है, बाकी जैसे लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं ये आप कर लोगे। तो ऑलमोस्ट NCERT के जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। पर अब मैंने यहीं आपको जो धातु है धातु का मैंने कहा कि इसके एक्स्ट्रा भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि इस पार्ट को अपन धातु है धातु को कभी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो NCERT के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी मैं यहीं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी साथ साथ में PYQ भी मैं यहीं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीजियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो C बड़ा लिखा जाता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, और S ये सीजियम का प्रतीक है। IUPAC की फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ लगाना है, फिर प्योर एंड लगाना है, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इतना आप कर लोगे। और इसके अलावा जो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई वो ध्यान रखना, जैसे लेटिन नाम पूछते हैं। चांदी है, चांदी को मतलब सिल्वर बोलते हैं, जो इसका लेटिन नाम है वो आपके अर्जेंटेनम होता है। सी गोल्ड को AU बोलते हैं, इसका है ओरम। सोडियम का जो लेटिन नाम है वो नेट्रियम है, सारे आए हुए हैं ये ना। Fe का जो लेटिन नाम है वो फेरम है, और जो पोटेशियम के को जो लेटिन नाम है वो केलियम है। इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है ना। और आपको जो प्रतीकों का जो क्रमांक है, हाइड्रोजन 1 नंबर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फ्लोरीन, नियोन। नियोन के बाद में ध्यान रखना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर आता है 16 नंबर पे, ये 15 हो गया अभी है ना। सल्फर के बाद में क्लोरीन 17 पे, आर्गन 18 पे। अभी बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा है। पोटेशियम 19 पे और कैल्शियम 20 में। 20 के बाद में वो लाइन चलती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और लास्ट में जिंक आता है 30 पे। ठीक है, ये स्केडनियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये वाली जिंक वाली। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्रमांक के अनुसार इनका क्रम बताओ। जैसे देखो सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है, आर्गन 18 है, पोटेशियम 19 है और कैल्शियम 20 है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई। इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है साथ साथ मैं यही बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा हुआ है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो। सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3, ये आपके क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना। इसके बाद एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे मैं बात करूं भाई, मैग्नीशियम सल्फाइड है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड MgS होता है। ठीक है, इसमें आपको एग्ज़ाम में पूछ ले कि इनका भार का अनुपात बताओ, तब मैंने इसीलिए पहले आपको बताया था। जो मैग्नीशियम की बात करें अपन, तो इनका भार होता है, ये आपके 24 होता है, ये आपके 32 होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको 12, 24, 16, 32। ठीक है, तो इनको काटोगे तो 3:4 में ये इनका भार का अनुपात आ जाएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोलों से पूछा जाता है कि मोल जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था। जो मोल शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दोस्तों ये ध्यान रखना, ये दिया गया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। किसने दिया था, ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द दिया था। मोल शब्द का जो आपको सूत्र भी आना चाहिए कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं। मोलों की संख्या को N से लिखते हैं, जो दिया गया जो द्रव्यमान है
ठीक है, उसको m लिखते हैं, स्मॉल m, और जो मोलर द्रव्यमान है उसको बड़ा लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूँ भाई कि 52 ग्राम हीलियम, ठीक है, मैं आपको पूछ लूँ कि मोलों की संख्या बताओ, ठीक है, n पूछ लूँ, तो द्रव्यमान कितना है 52, और मोलर द्रव्यमान हीलियम का कितना होता है 4, तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 13। इसी प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। और इसके साथ और कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। एक ये समस्थानिक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, जो परमाणु भट्टी में ईंधन का पूछे क्या यूज़ करते हैं, तो यूरेनियम। ठीक है, 235। उसके बाद जो रेडियोधर्मी तत्व है जैसे आयोडीन, आयोडीन आयोडीन 131 किस रोग के लिए, घेंघा रोग के लिए यूज़ लेते हैं। फिर आता है कोबाल्ट 16 कैंसर के लिए यूज़ लेते हैं। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं भाई। सोडियम 24 ये मानव रक्त संचरण के अध्ययन के लिए यूज़ लेते हैं। मैं सारे क्वेश्चन मैं आपको इसी में करा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, और कार्बन 14 ये दोस्तों आपके कार्बन 14 है वो काल निर्धारण के लिए काम में लिया जाता है। कार्बन 14 दोस्तों सभी के सभी PYQ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आने वाले 2026 एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन PYQ बनेंगे, क्योंकि NCERT से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाता भाई। ठीक है, ये आपको अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों अवोगाद्रो, जो संख्या होती है उसका मान 6.022 इंटू 10⁻23, ये आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एग्ज़ाम में कभी पूछ ले क्लोरीन का समस्थानिक बताओ भाई, समस्थानिक क्लोरीन का 17 पे आता है। समस्थानिक वो होता है जगह स्थान सेम होता है, समभारिक होता है, जो ऊपर वाला भार समान होता है। समस्थानिक तो कार्बन, जो क्लोरीन 35 वाला हो जाएगा, जो क्लोरीन का एक समस्थानिक है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि जो अपन देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या बताओ, ये परमाणु मान लेते हैं x, इसकी आपको परमाणु द्रव्यमान संख्या बताओ भाई क्या है। ये Z होता है, परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसको, ये द्रव्यमान होता है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो द्रव्यमान होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन N, P प्लस N दोनों होते हैं। ठीक है, क्रमांक में प्रोटॉनों की संख्या होती है आपके, और द्रव्यमान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी आया हुआ है। इसके बाद मैं क्वेश्चन बात करूँ, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी थी, और ये आपके हो गया परमाणु। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने सारी चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। जो नाभिक का आकार होता है, ठीक है, वो फ्रेमी में नापा जाता है 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये, और जो परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10। माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी वो छोटी हो जाती है। ठीक है, नाभिक में 10⁻⁻15 और परमाणु में 10⁻⁻10, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फिर आपको पूछा हुआ है कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन की खोज किसने करी। प्रोटॉन की खोज करी थी आपके गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। जैसे मैं बात करूँ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आपके क्या होता है, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन होता है उदासीन। ठीक है, कोई चार्ज नहीं होती। इसकी खोज करी थी आपके चैडविक ने। फिर मैं बात करूँ कैथोड रे, कौन सी रे, कैथोड रे मतलब किरण, कैथोड किरण की बात करूँ मैं, तो इसकी जो खोज है वो आपके थॉमसन और क्रुक्स ने करी थी। इसको भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। उसके बाद आता है एनोड, इसको बोलते हैं कैनाल, क्योंकि कैथोड होती है वो नेगेटिव होती है, एनोड कैनाल, और इसको बोल दूँ मैं धन किरण, क्योंकि ये पॉजिटिव होती है भाई। इसकी खोज करी थी पॉजिटिव मतलब गोल्डस्टीन ने, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद क्वेश्चन पूछ ले न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, मैंने बता दिया न्यूट्रॉन पर आवेश उदासीन होता है। ठीक है, पूछ ले प्रोटॉन पे आवेश बताओ। न्यूट्रॉन की प्रकृति उदासीन होगी, प्रोटॉन पे आवेश बताओ, तो 6.0 मतलब 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जो आपके क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है। अगर यही आवेश पूछे ये तो प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन का पूछे तो इसी के आगे क्या है, नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, अगर पूछ ले भाई न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में क्या न्यूट्रॉन है क्या, एक एक होता है, बिल्कुल भी नहीं है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब कभी कभार क्वेश्चन आता है कि जैसे क्वेश्चन क्या आता है मैं बताऊँ आपको, स्टेटमेंट ही देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है। ठीक है, बताओ भाई, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है। ये आपको चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अपन बात करें 1/1837 होता है। ठीक है, और मैं बात करूं जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, ये द्विगुना में आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वाला ज़्यादा होता है 1837। ये दोनों स्टेटमेंट आप ध्यान देना दोस्तों। इसके बाद में आती है संयोजकता। जैसे पूछ ले मैग्नीशियम की आप संयोजकता बताओ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको आने चाहिए क्योंकि आए हुए हैं एग्जाम में, संयोजकता। ठीक है, जो मैं आपको बताऊं मैग्नीशियम क्या होता है, Mg+2 होता है, तो संयोजकता कितनी हो गई, 2। परमाणु के जो मूलभूत कण हैं ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मूलभूत कण है इसके। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकते हैं भाई। दोस्तों एक क्वेश्चन वो जो हर बार पूछा जाता है, मैंने पूरा डीप टॉपिक करवा रहा हूँ दोस्तों, इस टॉपिक कंप्लीट है, इसके बाद में कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस वीडियो पूरा ज़रूर देखना। पावली अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, पावली अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित, ठीक है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन की जो चारों क्वांटम संख्या है, चारों क्वांटम संख्या वो क्या है, एक समान नहीं हो सकती, एक समान नहीं हो सकती। यही पावली का अपवर्जन सिद्धांत था। ठीक है, उन्होंने मुख्य क्वांटम संख्या को n वाले कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरने के लिए उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो वो 2n² बताई थी। ऐसा कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पावली अपवर्जन सिद्धांत करके आ जाना आप। ठीक है, और जो हुंड का अधिकतम अधिकतम बहुपता का नियम था, वो यही था कि उपकोष में क्या था, एक ही उपकोष में जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन के बारे में बताया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कोष आप जानते हो ना क्या होता है, KLMN जो कोष होते हैं जिनमें आपको इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, 2, 8, 18, 32। जैसे 1s2, ये ध्यान रखना, 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p। ठीक है, ऐसे ये क्रम इनका चलता रहता है, ये चीज़ें आप भी ध्यान रखना। अब देखो, अगर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाए, क्या भाई डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाए, एक चीज़ मैं आपको पहले और बता दूं, एक होता है आपके होबाउ नियम। ठीक है, मैंने पावली अपवर्जन का बताया था नियम कि चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती,
हुंड का नियम बताया था उपकोष के लिए, इलेक्ट्रॉन युग्मन बनने के लिए। और एक होबाउ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कक्ष को मैंने बताया था ना KLMN में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना, पूरा जो समझाया था इन्होंने वो होबाउ का नियम ही था कि कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, कि कैसे चीज़ें भरी जाती है सारी KLMN यहाँ पे जो उपकोष होते हैं। देखो, कक्षा बोलूँ, कोष बोलूँ या कक्ष बोलूँ, ये KLMN होता है। फिर मैं SPDF ये बोलूँ तो इसको बोलते हैं अपन उपकोष। ठीक है, उपकोष। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछी हुई है भाई। और प्रत्येक जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने का जो नियम मैंने आपको बताया था, जो पाउली वाला सिद्धांत था कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन बनने का जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² होती है। मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। ठीक है, अगर थोड़ा सा डीप क्वेश्चन और बना, पूरा डीप तक मैंने इस टॉपिक को कवर कर दिया है कि एक आपको ध्यान रखना है कि जो चुंबकीय कक्षक जो क्वांटम संख्या के बारे में क्या होता है कि इसमें कक्षकों के क्या है, इसमें त्रिविम अभिविन्यास के बारे में समझाया था। चुंबकीय क्वांटम संख्या को कक्षकों के त्रिविमीय अभिविन्यास को समझाया था। तो ये आप एग्जाम में पूछ सकते हैं भाई। एक क्वेश्चन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हाइजेनबर्ग है उसने एक सिद्धांत दिया था जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत, उनमें उन्होंने बताया था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स बड़ा और बराबर है H/4 पाई। ठीक है, इन्होंने इसमें एक चीज़ ये बताई थी कि देखो H/2 पाई, H/ क्या हो जाएगा 4 पाई बताया था। ठीक है, इसको भूलना मत भाई, H/4 पाई, डेल एक्स डेल पी एक्स H/4 पाई। यहाँ पे P हो गया जाएगा आपका संवेग में अनिश्चितता और X हो गया यहाँ पे स्थिति में अनिश्चितता। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि अपन एक साथ कभी भी स्थिति और आपके वेग कभी भी एक साथ नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि परमाणु की जो कक्षा है, ठीक है, ये परमाणु की कक्षाएं हैं। ठीक है, परमाणु की कक्षाओं में गति करने के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, कोणीय संवेग क्या होता है, वो NH/2 पाई होता है भाई। इसको रट ही लेना, NH/2 पाई। और हाइजेनबर्ग वाला वो भी याद रखना, हाइजेनबर्ग डेल एक्स डेल पी एक्स और बराबर बड़ा और बराबर H/4 पाई। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमाणु की जो संरचना है, ठीक है, परमाणु की संरचना में अपन बात करें जो सौरण पत्र, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए का प्रयोग किसने करा, तो आपको पता है कि रदरफोर्ड का वो पूरी कि आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए कि 12,000 कण उन्होंने बौछारों करी थी, एक कण वापस आ जाता है तब उनको पता चल गया रदरफोर्ड का कि परमाणु में एक क्या है, नाभिक है। ठीक है, तो ये आपको सोने की जो पूरी पन्नी लगाकर इस प्रकार था ना कि एल्फा कणों की बौछार करी थी। पहला क्वेश्चन तो यही है, कौन से कण थे, एल्फा कणों की बौछार करी थी। यहाँ पे पीबी की प्लेट लगी हुई थी। ठीक है, यहाँ पूरा की जो सौरन की पन्नी थी। ठीक है, और यहाँ पे उसको बौछारें करी तो एक कण वापस टकरा के आया तो पता चला कि नाभिक है यहाँ पे।
और आदर्श गैस आपको पता ही है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। इसको क्या बोलते हैं? आदर्श गैस समीकरण। एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। मैं एक प्रकार से पूरा टॉपिक का इसको आपको निचोड़ ही बता रहा हूँ, ठीक है। और इतना डीप आपने जो टॉपिक है वो शायद ही पढ़ा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पीवाईक्यू जितने भी बनने वाले क्वेश्चन सारे मैंने करवा दिए। इसके अलावा भी मैं आपको सारी चीज़ें और बता देता हूँ कि इस टॉपिक को आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है। रासायनिक संयोजन। देखो, रासायनिक संयोजन में 4-5 नियम आते हैं। एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम नहीं है भाई, ठीक है। कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है? सबसे पहला आता है कि रासायनिक संयोजन में अपन बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। किसने दिया ये आपको पता होना चाहिए। लेवोसिए ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण किसने दिया था? द्रव्यमान को ले, ठीक है। उसके बाद आता है आपके स्थिर अनुपात का नियम। किसने दिया था? स्थिर होता है तो उस पर क्या होता है? प्राउड होता है, तो प्राउस्ट याद रह जाएगा। अगला है गुणित जो अनुपात का नियम है, वो आपके दिया था डाल्टन ने। गुणा करो डाल को, ठीक है। फिर आता है आपके व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम होता है जो रिच पर्सन होते हैं वो उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जो गैसीय आयतन का नियम, ठीक है। गैसीय आयतन का नियम दिया था गेलुस्के ने। तो गैस है गेलुस्के, नाम से पता चल रहा है। व्युत्क्रम होते हैं जो रिच पर्सन होते हैं, गुणा करते हैं डाल्टन। स्थिर होते हैं, प्राउड होता है, ठीक है। और मास को ले तो लोवेस्ट। ये रासायनिक संयोजन के आपके नियम है, इसको रट लेना भाई। इसके बाद में बात करूं, जैसे गैस का एक नियम होता है चार्ल्स का नियम, ठीक है। चार्ल्स का नियम, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके जिसमें जो इसमें प्रेशर है, दाब है, वो क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर दाब का, ठीक है। स्थिर दाब पर ये आपको ऑप्शन काटने में कहीं हेल्प करेगा। फिर आपको कि जो परमाणु की जो संरचना है उसमें जो प्लेम पुडिंग जो मॉडल है, ठीक है, प्लेम पुडिंग मॉडल, वो किसने दिया? वो दिया था आपका थॉमसन ने। किसने दिया भाई? थॉमसन ने दिया था। परमाणु क्या होता है? 10⁻10 मीटर धनावेशित होता है। तो प्लेम पुडिंग मॉडल दिया था थॉमसन। पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, एक एक चीज़, ठीक है। कभी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाए कि बताओ भाई कि डाई में, एक सेकंड में इसको प्ले कर देता हूँ, डाई में रंगों का पृथक करना, ठीक है। पृथक करना समझ में आ रहा होगा चीज़ें, एक एक चीज़। जो आपके प्राकृतिक रंगों का पिगमेंट, सब इसका आंसर एक ही है ना। और आपको आ जाए कि रक्त से जो नशीले पदार्थ है, ठीक है, उनको अलग करना। इसके लिए आप क्या करोगे? बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना इसके। तो इसको अपन करेंगे वनलेखिकी। ये क्या होता है आप पूछोगे? अरे ये होता है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी जब डाई में रंगों को पृथक करना हो, ठीक है। जब आपके प्राकृतिक जो रंगों में जो आपके क्या है पिगमेंट को पृथक करना हो, जब रक्त में नशीले पदार्थ को क्या है पृथक करना हो, तब वर्णलेखिकी क्रोमेटोग्राफी से किया जाता है, ठीक है। आप बोलो ये तो समझ में आ गया ना ये। फिर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि समुद्री जल से नमक शुद्ध करना, नमक को क्या करना? शुद्ध करना, ठीक है। जो अशुद्ध नमूने हैं उसमें फिटकरी को पृथक करना, ठीक है। और अशुद्ध नमूनों में से आपको कॉपर सल्फेट को पृथक करना। कि ये कैसे करोगे? तो आप बोल दोगे, आप सब होशियार हो, कि इनको अलग कर लेने के लिए हम क्या करेंगे? क्रिस्टलीकरण करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलीकरण करेंगे।
कोई सा बोलो कि इंग्लिश में लिख दो इसको, तो क्रिस्टलाइजेशन कर देना, ठीक है। फिर कोई आपको ये भी बोल दे कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से दो क्वथनांकों का अंतर उससे ज़्यादा ना हो, 25 सेंटीग्रेड डिग्री में क्वथनांक, कोई बोले ये क्वथनांक क्या है, ये है आपके बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई दो बॉइलिंग पॉइंटों का अंतर 25 डिग्री से आपके कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपको प्रभाजी आसवन विधि काम में आती है, ठीक है। प्रभाजी आसवन विधि काम में आती है जो 25 डिग्री से कम है बॉइलिंग पॉइंटों का अंतर, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, वही एग्जाम है, प्रभाजी आसवन विधि का जो एग्जाम्पल है वही पूछे जाते हैं भाई। आप बोलोगे वो कौन से एग्जाम्पल है, कभी आपने पेट्रोल तथा मिट्टी का जो तेल है उसको पृथक किया है तो वहाँ पे प्रभाजी आसवन विधि आई है, ठीक है। और पेट्रोलियम में जितने भी उत्पाद है, बहुत सारे पेट्रोलियम में उत्पाद होते हैं, उनको भी पृथक इसी विधि से किया जाता है, ठीक है। और आप बोलो कि एक और बता दो बस, कि वायु से जितनी भी जो आपकी गैसें हैं उनको जो पृथक है वो भी आपके प्रभाजी आसन विधि से किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन को डाउट ये आ रहा है कि साहब मैंने तो ये पढ़ा है कि जो एसीटोन प्लस जल के जो मिश्रण है, ठीक है, उसमें एसीटोन को अलग करूं और जल को अलग करूं, इसके लिए कौन सी प्रभाजी आसवन लगा दूं क्या मैं, तो उसको बोल देना प्रभाजी आसवन मत लगा, तो इसमें आसवन लगा, इसको तो डायरेक्ट डिस्टिलेशन कर दे, ठीक है। दो दरों में जब आपके बॉइलिंग पॉइंट का अंतर हो, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, कम में ही प्रभाजी आएगा, ज़्यादा अंतर हो तो इसको आप डायरेक्ट आसवन से अलग कर दो, ठीक है। इसके बाद देखो विधियाँ तो बहुत है, आपको छोटी छोटी एक एक लाइन में बता देता हूँ, बाकी में जो अवसादन है, आसवन अलग है वो मैंने बता दी, बॉइलिंग पॉइंट का अंतर ज़्यादा हो, अवसादन या निथाड़ना, ठीक है। मैं बोलूँगा ज़्यादा, लिखूँगा अब कम, क्योंकि इसको ख़त्म करना है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, पर यहाँ से क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। अवसादन या निथाड़ना क्या होता है, कोई भी मतलब मिश्रण में जो भारी अवयव है, ठीक है, वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जो ये प्रोसेस होती है वो अवसादन होती है, समझ गए। और अवसादी मिश्रण को जो अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए, क्या बिना हिलाए आप सावधानीपूर्वक इसको दूसरे बिक्कर में यूं डाल लेते हो, तो ये निथाड़ना हो गया, छान लिया आपने, निस्तारण कर दिया। जैसे फिटकरी का अशुद्ध जल में शुद्धिकरण, फिटकरी का अशुद्ध जल में निस्तारीकरण, तेल तथा जल में इनके मिश्रण को इसमें काम में आता है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन के क्वेश्चन आते हैं, ये आता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन को बोलते हैं। इसके जो उदाहरण है वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई के बोले कि क्या उदाहरण है साहब इसका, मैं बोलूँ कि नमक और नौशादर को अलग करो मिश्रण को, पहला एग्जाम्पल। दूसरा मैं दूं आपको कि अमोनियम क्लोराइड इसी का उदाहरण हो गया। तीसरा नेप्थलीन, चौथा एंथ्रासीन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है आपके सारे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और चुंबकीय अपन बात करें, चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है, जैसे रेत है, ठीक है, रेत में आपने चुंबक डाल दी, उसको ढूंढोगे तो चुंबक द्वारा ढूंढ लोगे, चुंबकीय उसके चुंबक चिपक जाएगी, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभार एग्जाम में आप देखते हो कि थ्रेसिंग क्या होती है, थ्रेसिंग जैसे एनसीईआरटी चीज़ों में दे रखी है, थ्रेसिंग क्या होती है, जो आपके सूखे पौधों की जो डंडियों से जो आप अन्न के कणों या अन्नों को, आप जो अनाज को पृथक करते हो, उसको थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग मशीन का भी आप
उपयोग करते हो थ्रेसिंग मशीन का, किस लिए? जो चावल की सूखी डंडियों से, ठीक है, ये चावल की सूखी डंडियाँ या चावल लगे हैं, इनसे आप चावल को परता करना, यहाँ थ्रेसिंग काम में आती है, ठीक है। इन चीज़ों में ध्यान रखना। इसके बाद में आपने देखा होगा कि भीगे हुए कपड़ों को से जल को निचोड़ना। भीगे हुए कपड़ों से जल को निचोड़ने के लिए एक विधि आती है अपकेंद्रीकरण, ठीक है। इसका जो फेमस एग्जाम्पल है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आता है दूध से जो आप क्रीम निकालते हो ना, घी वगैरह अपन गाँव में निकालते हैं, वो अपकेंद्र विधि होती है वो, ठीक है। और आप एक चीज़ और, रक्त और जो मूत्र की जांच होती है वो भी आपके अपकेंद्रण में ही आती है भाई, इसको आप भूलना मत। कभी कभार बोल दे कि हस्त चयन क्या होता है, ठीक है, हस्त चयन मतलब कोई भी आप जो चीज़ें कंकर वगैरह, जो गाँव में कंकर वगैरह पड़े हैं, हाथ से चुग लो यार, सीधी सी बात है, हस्त चयन हो जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आपको पता आना चाहिए कि जो जल और एसीटोन को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लोगे। एसीटोन, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, बीपी 25 से ज़्यादा है तो आसवन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। रक्त में नशीले पदार्थ के लिए क्रोमेटोग्राफी, कंटिन्यू 1 घंटे से बोल रहा हूँ मैं, ख़त्म कर रहे हैं इसको, है ना। कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। गेहूँ से कंकड़ हटाना, देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया एग्जाम में। गेहूँ से कंकड़ पत्थर हटाना, इसको बोलते हैं बीनना। हटा दो भाई हाथ से, बीनना हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपको मैं, फिर भी इस चैप्टर को मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको ध्यान रखना। फिर आता है कोलाइडी। जो कोलाइडी क्या होता है, कौन सा मिश्रण होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कोलाइडी एक क्या होता है, आपके विषमांगी मिश्रण होता है भाई। कोलाइडी क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी जो कण होता है, अपन बात करें कोलाइडी कण, ये आपके टिंडल प्रभाव, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश पुंज या ब्राउनी गति दर्शाते हैं। ये टिंडल प्रभाव क्या होते हैं, ये प्रकाश पुंज दिखाई देता है और ये ब्राउनी गति, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। टिंडल प्रभाव, प्रकाश पुंज, ब्राउनी गति दर्शाते हैं। कोलाइडी कण ये एक विषमांगी मिश्रण है, समांगी नहीं। कैसा है, विषमांगी है। अभी कभार कभार क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई कोलाइडी विलयन, ठीक है। देखो एक तो होता है विलेय, क्या होता है विलेय, और एक होता है आपको विलायक जो घोल लेता है। विलायक माध्यम होता है, अपन बोलते हैं इसको परिक्षेपण, बड़ा होता है परिक्षेपण, ठीक है। विलेय होता है जो आपको बोलते हैं परिक्षेपित, जो जाके उसमें घुलेगा, ठीक है। ये बिकर समझ लो आप, इसमें आएगा परिक्षेपित विलेय हो गया। जैसे कोलाइडी विलयन, ठीक है। मैं बात करूं कोलाइडी विलयन के क्वेश्चन दे दूं मैं, जेल, कोलाइडी विलयन जेल में, कोलाइडी विलयन पूछ ले कोई जेल में, जो परिक्षेपण, परिक्षेपण मतलब जो विलायक माध्यम है वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जेल में जो विलायक माध्यम है वो क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊं, परिक्षेपण जो विलायक, जो आपके परिक्षेपण माध्यम, जो जेल में जो परिक्षेपण माध्यम है वो ठोस है। क्यों? देखो मैं आपको बताऊं, जो विलेय है वो द्रव है। ये अगर विलेय पूछता, परिक्षेपित अवस्था पूछता तो द्रव है, और विलायक पूछ रहा है जेल में तो ठोस है। इसको मैं जेल बोल सकता हूँ, इसको मैं जेली बोल सकता हूँ, ठीक है। उदाहरण में मैं बात करूँ कि पनीर तथा में जेली तथा मक्खन, ठीक है, इनमें यही प्रावस्था रहने वाली है। जो विलायक है बीकर, ये ठोस है, और ये जो परीक्षित अवस्था द्रव है, ये ध्यान रखना जेल वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं भाई। कोई कह दे साहब हमें तो बताओ, आपने बता दिया कि कोलाइडी तो विषमांगी है, कोलाइडी क्या है, विषमांगी है, तो इसके साथ पूछ ले कि बादल क्या है फिर, तो बादल भी क्या हो जाएगा आपके विषमांगी, मतलब मैंने बताया विषमांगी मिश्रण, तो इसको भी आप बोल सकते हो, ये भी क्या है आपके विषमांगी
मिश्रण, ठीक है। तो बादल भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें भी अनिश्चित तत्व होते हैं। तो अलग अलग प्रावस्था में N2O2 CO2 H2O सारी चीज़ें। तो कोलाइडी भी विषमांगी मिश्रण है, और आपके बादल भी विषमांगी। विषमांगी को एक नाम और दे सकते हैं असमांगी, क्योंकि समांगी तो नहीं है ना, ठीक है। अब कोई एग्जाम में पूछ ले कि समांगी मिश्रण कौन से होते हैं साहब, ये तो बता दो, आप विषमांगी विषमांगी सारे बता रहे हो। तो समांगी जो मिश्रण होते हैं वो आपके जैसे चीनी प्लस जल दोनों घुल गए ना, ये डाली, ये आपके जल है, ये आपने चीनी डाली, कुछ बचा गया, पूरा पूरा इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, कुछ दिख रहा है क्या कि पानी ज़्यादा दिख रहा है, चीनी ज़्यादा दिख रही है, मतलब ओवरऑल मिल जाए समांगी मिश्रण, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बोलूँ, आयोडीन प्लस एल्कोहल, आयोडीन प्लस एल्कोहल, ये भी पूरा मिल जाएंगे, ये भी समांगी है। और समांगी बताओ भाई, CO2 का जल में आप डालते हो, कोल्ड ड्रिंक में पूरी मिली होती है, पूरा समांगी हो गया, ठीक है। जैसे मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु का जो क्रम होता है वो भी क्या है, समांगी होती है। कैसे, मैं बोलूँ कि पित्तल, पित्तल फिक्स होता है कि पित्तल में जो जिंक है वो 30% है, और जो तांबा है कॉपर वो 70% है। तो मिश्र धातु भी आपके क्या है, एक प्रकार से समांगी विलयन है भाई, ठीक है। और जितने भी नोट लिख लो, एक नोट, जितने भी समांगी मिश्रण होते हैं, ठीक है, वो भौतिक क्रिया द्वारा पृथक नहीं होते, पृथक नहीं होते, ध्यान रखना, वापिस नहीं बनते भाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि समांगी मिश्रण है वो भौतिक क्रिया से पृथक नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है, समांगी मिश्रण में भौतिक क्रिया से ये पृथक नहीं होते, जितने भी मिश्र धातु है वो समांगी में आ जाएगी। विषमांगी में एक दो चीज़ें और ध्यान रखना, कि मैं बात करूँ दूध विषमांगी, बादल, धुआं, अगर बालू में रेत में मैं नमक डाल दूँ, मिले थोड़ी प्योर कहाँ हुआ, ठीक है। और ठीक है, मैं चीनी में नमक डाल दूँ तो मिली थोड़ी है, मैं रक्त हो गया, मैं तेल में जल डाल दूँ, तो ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है, ठीक है। ये कभी कभार आयोडीन टिक्चनर पूछ लेता है, आयोडीन टिक्चर क्या है, ये एक प्रकार से प्रतिरोधी, क्या है, प्रतिरोधी विलयन है। क्या है भाई, प्रतिरोधी विलयन है, जिसमें आयोडीन I2 है वो 2.7% होती है, इसमें जो एल्कोहल होता है वो विलायक होता है, और इसमें आपके जल होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कभी कभार मिश्र धातु की पूछ लेता है कि ये बताओ, जैसे पीतल है, पीतल कैसे बनता है, कॉपर और जिंक, घरेलू बर्तनों में पीतल ही काम में लेते हो, कॉपर प्लस जिंक। कांसा कैसे बनता है, कॉपर प्लस टिन। अगर इसमें क्रम भी पूछ लेते हैं कि जैसे ये 80% है कॉपर, और ये 20% हो गया, यहाँ पे ये 75 है, बाकी ये हो गया, ठीक है। तो पीतल कॉपर और जिंक का बनता है, कांसा कॉपर और सन का बनता है, टिन का, ठीक है। फिर एक आता है कि जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकल, सबसे ज़्यादा कॉपर 50%, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, सोल्डर, सोल्डर मतलब एसन, टिन, पीबी, तो पीबी का एसन, ऐसे कुछ याद रख लेना। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, आपके टिन ही होता है, तो इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं भाई। फिर कभी कभार क्या है, परमाणु तक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, परमाणुकता, जैसे आर्गन और हीलियम, ठीक है, दोनों में ही आपके +1+1 मतलब एक प्रकार से एक परमाणु तक था, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन,
फास्फोरस, सल्फर, इनकी मैं बात करूं, जैसे हाइड्रोजन और मैं आपके नाइट्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन, ये आपके क्या हो गया, द्विपरमाणुकता। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फॉस्फोरस है, ये तो +4 होता है, चतुर्थ हो गया। सल्फर S8 होता है, ठीक है, बहुपरमाणुकता, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें धातु में एक परमाणुकता बात करूँ मैं, सोडियम +1, Fe+1, ये मैंने पहले बताया था, ए धातु थी। सोडियम +1, एल्यूमिनियम +1, एल्यूमिनियम Fe तो बता दिया +1, और कॉपर +1। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब धातु हैं। क्या है, धातु, जो परमाणुकता 1 होती है इनकी। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ए धातु बताओ जो बहुपरमाणुक है, तो ए धातु में फॉस्फोरस +4 आ जाएगा, सल्फर में S8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि ओजोन में बताओ, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता O+3 होती है, तो 3 आंसर आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे एग्जाम में कभी बार क्या बनता है कि यौगिक का, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो सभी आंसर देना, कि यौगिक का उदाहरण बताओ कि इनमें से कौन सा यौगिक है। जैसे मैं आपको दे दिया अमोनिया, ठीक है, अमोनिया ऑप्शन ए। बी में क्या हो जाएगा, जल। सी में क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। डी में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है कि ए होगा, बी होगा, या सी हो या डी होगा। मतलब यौगिक का उदाहरण पूरा लिख देता हूँ मैं, नहीं है। अमोनिया, जल, CO2 और ऑक्सीजन में यौगिक का उदाहरण कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है, कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। और एल्यूमिनियम का जो मैं बता दूं कि जो एस का होता है उसको बॉक्साइड बोलते हैं, और हर एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। PYQ सारे करवा दिए मैंने, ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। टोटल उप धातु कितनी होती है, टोटल, उसका आंसर आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना भाई। और ये क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी कमेंट करना, लंबी क्लास चल रही है, ध्यान रखना। उपधातु, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक नहीं पढ़ना आपको। उपधातु में बताओ कि उपधातु के बारे में बताना है क्या। देखो उपधातु कितनी होती है, 7 होती है। पहले तो यह होना चाहिए कौन कौन सी होती है, बोरोन, आर्सेनिक, क्योंकि यहाँ से पूछता है उपधातु कौन सी नहीं है, एंटीमनी, SB ऐसे लिखा जाता है, ये भी ये रीट में पूछा हुआ था भाई। ठीक है, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, सिलिकॉन और आपके ये जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और आपके जर्मेनियम है, ये अर्धचालक के रूप में काम आती है। जो उपधातु एग्जाम में PYQ बना हुआ है 2, ये तो इसका पूछा हुआ है, एक इसका पूछा हुआ है। जो अर्धचालक के रूप में कौन सी उपधातु काम आती है, सिलिकॉन, सिलिकॉन और आपके जर्मेनियम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। और एक क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता दिया था, कौन सा, जो ए धातु है वो वायु के साथ क्रिया करके कौन सी अभिक्रिया देते हैं, ए धातु मतलब अम्लीय, और धातु वायु के साथ क्रिया करके आपके क्षारीय। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता दिया, ए से ए याद रख लेना बस। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है एक्वारेजिया का, आप सभी ने पढ़ भी रखा होगा। एक्वा, पूरा लिख देता हूँ मैं ना, एक्वारेजिया। इसमें पूछा जाता है कि जो इसमें जो सांद्र, ये ध्यान रखना, सांद्र ना मत बोलना, यहाँ कंफ्यूज करेंगे वो। सांद्र HCl जो हाइड्रोक्लोरिक है, और अपने सामने भी क्या है आपके सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। दोनों दोस्तों इसमें क्या है वो यहाँ चेंज कर देंगे, सांद्र की जगह और कुछ लगा देंगे। ठीक है, सांद्र आपके HCl और सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जो मिश्रण एक्वारेजिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं रॉयल जल एक्वारेजिया। इसका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है। हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है,
कभी कभार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कौन सी ए धातु होती है, धातु नहीं ए धातु होती है जो लिक्विड द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो ब्रोमीन होती है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना। अब दोस्तों ख़त्म है, लास्ट 1-2 मिनट और बची है। कभी कभार एग्जाम में ये कि आपको पूछ लेते हैं कि शुद्ध द्रव्य बताओ, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अशुद्ध द्रव्य बताओ। क्या डेफिनेशन होती है शुद्ध द्रव्य और अशुद्ध द्रव्य की, किसी को पता है क्या? देखो शुद्ध द्रव्य में देखो क्या होता है कि जो जितने भी प्रकार के उसमें जो अवयव होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सब एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल बताओ कोई कि एक ही प्रकार के दत्त होते हैं, वो शुद्ध द्रव्य होते हैं। देखो मैं बात करूं, लोहा पूरा प्योर लोहा है, एक ही प्रकार का है, शुद्ध है। जल प्योर है, सोना एक ही प्रकार का है, ऑक्सीजन एक ही प्रकार का है, ये शुद्ध हो गया। अब देखो अशुद्ध द्रव्य में मैं बात करूं तो अशुद्ध में हो जाएगा आपके वायु में अलग अलग प्रकार के दोस्तों आपको पता है कण होते हैं, ठीक है, इसीलिए विषमांगी है, बादल विषमांगी है। अशुद्ध में जैसे मैं बात करूं शीतल पेय, बारिश का पानी होता है, उसमें भी बहुत सारे कण होते हैं। मिट्टी, वो भी अलग अलग तत्व होते हैं, ये सब अशुद्ध द्रव्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको पता है कि अपना एक प्रकार से जो टॉपिक है पदार्थ की संरचना व अणु कंप्लीट हो चुका है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो द्रव्य होता है लिक्विड, उसकी अवस्था कितनी होती है, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 स्टेज होती है। चौथी स्टेज एग्जाम में पूछा जाता है तो वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, और 5वीं स्टेज पूछी जाती है वो BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, आपको कभी पूछ ले कि इन तीनों में घनत्व किसका होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व है सॉलिड का होता है दोस्तों। घनत्व ठोस है ना कि, तो घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये आपको ऐसी चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। कोई बोले कि सर ये तो प्लाज्मा बता दो, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जहाँ द्रव्य के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। ठीक है, द्रव्य के परमाणु जो आयनित अवस्था में होते हैं भाई, वो है आपकी प्लाज्मा अवस्था। ठीक है, ये तो आपको पूछ ले कि 5वीं अवस्था बताओ द्रव्य की कौन सी है, तो BEC। क्या बोले BEC को, मैंने वापस बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो 5वीं अवस्था किसने खोजी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, 5वीं अवस्था है, आपको ध्यान रखना, जो वायु में जो जितने भी घनत्व है, ठीक है, वायु में 1,00,000वें घनत्व है, जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर क्या करा जाता है, ठंडा किया जाता है, तब जाके BEC तैयार होती है। वापस बोलूँ, BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, आपके ये अवस्था इसकी गणना किसने करी थी, सत्येंद्र नाथ बोस। क्या होता है, ये वायु है। ठीक है, इसमें 1,00,000 घनत्व है, 1,00,000वें घनत्व है, जितने कम घनत्व वाली गैस, कम घनत्व वाली गैस, कम घनत्व वाली गैस को, मतलब डी घनत्व से में डेंसिटी डी कम, टेम्परेचर बहुत ही कम तापमान पर कोल्ड किया जाता है। कोल्ड मतलब ठंडा। ठीक है, तो BEC तैयार हो गई। प्लाज्मा क्या होती है, द्रव्य की परमाणुता होते हुए आयनित हो जाती है। प्लाज्मा एक प्रकार से आयनित हो जाती है। आयनन से संबंधित क्वेश्चन आया तो प्लाज्मा, और बोस आइंस्टाइन से आया तो ये कम वाला सिस्टम करा देना। ठीक है, आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन भारतीय दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को क्या कहा था, परमाणु कहा था। अविभाज्य सूक्ष्मतम जो कण है उसको वो था कणाद। ठीक है,
और जितने भी द्रव्य है, मैं लिख देता हूँ इधर, सभी द्रव्य की जो रचनात्मक इकाई होती है वो परमाणु होती है भाई। सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई है वो आपकी क्या होती है, परमाणु होती है। परमाणु अविभाज्य कण होता है और इसका जो परमाणु का जो नाम है, नामकरण आपके डाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी ही चाहिए, क्योंकि परमाणु एक अविभाज्य कण है। इसको न तो रासायनिक अभिक्रिया में सर्जित किया जाता है, न ही इसका विनाश होता है। तो इसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे आपने पढ़ा था कि ठोस, ये मेरे पास ठोस है, ठोस का आकार आप बोलोगे सर निश्चित होता है। आकार क्या होता है, निश्चित होता है। पूछोगे ठोस का आयतन, आयतन भी ठोस का निश्चित होता है। पूछोगे ठोस का घनत्व है, वो भी आप क्या बोलोगे, निश्चित होता है सबसे ज़्यादा, तीनों चीज़ें। अब पूछ ले कोई संपीड़न, संपीड्यता किसकी होती है, मतलब मिल जाना, वो तो गैसों का प्रकार है ना। ठीक है, और ठोसों में जो आपके आंतरिक आकर्षण बल होता है वो बहुत होता है, सबसे ज़्यादा मान लो आकर्षण बल, क्योंकि तभी तो जुड़ाव रहता है इनमें। और ठोसों में जो कणों का जो विसरण होता है, विसरण तो गैसों का गुण है ना, विसरण तो कम हो जाएगा। गैस का सबसे बढ़िया गुण है संपीडितता और विसरण, खत्म है ना। कभी कभार पूछ ले कि जो परमाणु की त्रिज्या किसमें नापते हो आप। परमाणु की त्रिज्या तो नापी जाती है नैनोमीटर में, और जो नाभिक की त्रिज्या है वो आपके नापी जाती है फ्रेमी में। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या आपको पता ही है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10, नाभिक में 10⁻⁻15। जो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁻5 गुणा छोटी होती है ना, नाभिक तो अंदर ही होता है तो छोटी होगी, बड़ी कहाँ से होगी। ठीक है, और डाल्टन ने क्या करा था, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। उसमें बताया था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण है, और रासायनिक अभिक्रिया में इसको ना तो एक नष्ट होगा और केवल ये पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ अणु के बारे में आप ध्यान रखना। अणु क्या होता है, परमाणु का एक ऐसा समूह है जो क्या है, आपके स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। परमाणु नहीं रह सकता, ये रह सकता है, अस्तित्व में रह सकता है भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी ही करवा दी है भाई। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। और आपके इसमें परमाणु और अणु में से धातु है, धातु कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक से आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जो जो सारी चीज़ें थी, ऐसे कोई टॉपिक का 1 साल तक ही भी पढ़ो अंत नहीं है, पर आपको 3rd ग्रेड में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। जितने भी पेपर आए हुए हैं देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन आज की क्लास से मिल जाएगा। तो लाइक और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। कितना ही स्टूडेंट देखें, पर एक प्रकार से जो डाटा था एकदम प्रमाणिक डाटा है कि आप कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो इनसे सारे क्वेश्चन आप कर लोगे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।